बनेगा। सुनिए, दिखाइए 25 लाख। सुनिए, रेवड़ी बोल के आप उन गरीब जो हमारे कमजोर लोग हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। अच्छा, ये रेवड़ी नहीं है। आप गांव में दूर में चले जाइए, गरीब लोग हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनको बिजली फ्री में मिल जाएगी तो उनके बच्चे पढ़ के IAS PCS IPS बन जाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है, अगर हमने लैपटॉप दिया गांव की बच्ची को जिन्होंने 12वीं पास की कि वो पूरे दुनिया से जुड़ जाएं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती? मुझे नहीं समझ में आया। तो रुको जरा, सबर करो। फिर हमने अगर गरीब किसान को बोला कि आपको सिंचाई मुफ्त दे देंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? चल झूठा। आप हजारों करोड़ पे अपने प्रचार में खर्च कर दो। अगर हम गरीब को मुफ्त में दे देंगे, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएंगे, किसान अपनी सिंचाई कर लेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसका रेवड़ी शब्द बोलना उनका अपमान करना होता है। उन गरीबों को तो अपमान नहीं होना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में 1250 रुपए का सिलेंडर था, तो आपके जमाने में भी 1250 का है। तो इसके मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि हम तो कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं। कौन है? जो उन्होंने किया था वही हम कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी दूर से दोनों चिल्ला क्यों रहे थे ये करके, जब दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हो? 2014 में भी 1250 का था, आज भी 1250 में। तो आपने सच क्या दिया? जनता को क्या दिया? 500 रुपए में तो दिया नहीं, 900 रुपए में तो दिया नहीं, 800 रुपए में तो दिया नहीं, 1200 पार आज भी है। तो फिर आप किस बात का डंका पीट रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया? अभी पता चलेगा भाई, जनता ने इसलिए थोड़ी चुना था आपको। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है। अब उनके पास एक सिस्टम है, वो अपने झूठ को, जुमलों को सच करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आपने देखा ना, जिसको झूठ बोलना होता है चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आपकी आवाज भी बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तो आपकी आवाज कौन सी कमजोर है? आया ही नहीं। मैं भी यहाँ नहीं, आप रास्ते में चले जाओ, प्रचार देख लो, चारों तरफ देख लो, हर तरह की होर्डिंग बोर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके मतलब आपके मन में चोर है। आपने जनता के लिए कुछ किया होता तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, सब जानती है। अगर आपने उनके लिए भले का काम किया होगा आपको वोट देगी। अगर आपने भले का काम नहीं किया तो चिल्लाने से, प्रचार से, ऐड से, इससे उससे कोई काम नहीं होगा। 2024 में तय मानिए आपका जाना है। क्या बोला तूने? आप इसको मान लीजिए, परेशान मत होइए। देखो, हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। अब हारने में इतने बौखलाने की जरूरत तो है नहीं। सत्ता तो आती जाती है, किसी की भी नहीं रही। आप तो ऐसा लग रहा है जीत ही गए, अभी जीत गए, बिल्कुल बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, हमारे इनके काम में बहुत अंतर है। अभी बहुत भाव के साथ बोल रहे थे गरीब को ये मिल जाता है, गरीब को तो इसमें क्या, गरीब को तो हम भी देने के पक्ष में हैं, पर इनके गरीब और हमारे गरीब में अंतर है। कैसे? इनके यहाँ ऐसे गरीब होते हैं। इनके यहाँ एक ऐसे नेता थे, गरीब थे, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपने को बिलो पॉवर्टी लाइन शो किया और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया। ऐसा शानदार गरीब उत्थान जो आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं एक मिनट, आप देखिए फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं भाई। जितने लोग गरीब और वंचित, फिर देखिए बीच में बोलने लगे। टोका था उतना ही टोका है। नहीं, कितना टोका भाई? सुनिए, हमारे उसमें अंतर है। ये सब लोग कहते हैं हम गरीबों वंचितों के लिए बात कर रहे हैं, और गरीब वंचितों के नाम पे काम करने वाली पार्टियों के नेता सबसे अमीर हैं। बात तो सही है। सबकी 150 करोड़ की संपत्तियां हैं। कहां है? पूछिए इनके नेता DK शिव कुमार, 1400 करोड़ की संपत्ति है, और कह रहे हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, इनके नेताओं से पूछिए। DK शिव कुमार, सुनिए, आपके पेट में क्या दर्द है? उनके कर रहे हो यार, अपने भी आपके पेट में क्या दर्द है? फिर डिस्टर्ब करने लगे। मायावती जी, देखते देखते गरीब वंचित में 150 करोड़ की संपत्ति। सुनिए, गरीब गुरबा का परिवार, लालू प्रसाद यादव जी आज सबसे अमीर परिवार। शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े वो हो गए, फार्म हाउस हो गए दिल्ली में। देखिए होता क्या है, गरीब को कुछ 100 रुपए का वो दिखाना है कि सब्सिडी दी, उसके बाद सत्ता आने के बाद हजारों करोड़ अपने परिवार के लिए अंतर करना है। ये फंडामेंटल अंतर है। इसीलिए मायावती का जिक्र आ गया। अब मैं आपसे, आप कहते हैं सवाल नहीं पूछता मैं। अरे सवाल तो आप पूछते हो, लेकिन उनका सवाल हमसे कहाँ पूछता हूँ? हमारा सवाल उनसे नहीं पूछते। वो विपक्ष में है क्या? नहीं, वो विपक्ष की एकजुटता में शामिल हो रहे हैं क्या? मैं आप ही से वो पूछ रहा हूँ, मायावती साथ होंगी आपके? अभी तो तय होगा, अब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा भाई। वो हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं, जिसको आना होगा वो आएगा, और जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो विपक्ष एक साथ जब मिलके बैठा है तो जिसको आना होगा तो उसमें स्वागत होगा ना, वो तो पार्टी तय करेगी। उसमें हमारे कहने से ना वो आना है ना उनको जाना है। पर आप मानते हैं कि उनको आना चाहिए आपके साथ? नहीं, हमारे मानने से नहीं, ये पार्टी बड़े बड़े हम लोग तो प्रवक्ता हैं। आप कौन से छोटे नेता हैं? अरे आप इतने बड़े नेता हैं। वही इतने बड़े नेता बोल के आप हमको क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन होते हैं ये बहुत ही राष्ट्रीय नेतृत्व पे ये डिसीजन होते हैं कि कौन उसमें एक विपक्षी दल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लेकिन ये तय है एक विचार के, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, लोकतंत्र, संविधान के लिए लड़ना चाहता है, उसके लिए वो आइए साथ मिलकर लड़िए। भदौरिया जी, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2019 में अगर आप कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ते तो 17 सीटें और जीत सकते थे यूपी चुनाव। 17 चिंता मत कीजिए, 2024 में समाजवादी मिलकर सब लोग मायावती के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया।
के साथ मिलकर मैं कह रहा हूं पूरा विपक्ष जो मिलकर लड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। माने बीजेपी की सीट नहीं आ रही, बस आप उसमें फोकस करो। हम कैसे लड़ेंगे उसमें छोड़ दो, बीजेपी की सीट नहीं आने वाली एक भी। अब वो अपना चिंता में कि कौन सी सीट जीते, तो इसमें मंथन चल रहा है उनके यहाँ कि कौन सी सीट हम जीत सकते हैं। अब मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, उन्होंने मंथन शुरू कर दिया। उनके यहाँ तो लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं, 3 जोन में बैठ के आज भी मीटिंग चल रही है। आपके यहाँ भी यही तय नहीं हो पा रहा है कि कौन साथ आएगा और कौन साथ नहीं आएगा। अब वो तय, आप चिंता ना करो। हम लोग के यहाँ गांव में मीटिंगें होती हैं, घर घर गांव में लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल में हम लोग की मीटिंगें नहीं होती दिल्ली में। हम लोग वो हैं जो किसान के साथ रह के कैसे वो जी रहे हैं, क्या उनको जरूरत है, इसलिए हमें किसान की चीज पता होती है कि किसान कितनी मुसीबत में जी रहा है। ये डाटा लेके घूम रहे हैं, दिक्कत ही है। और हम समझ रहे हैं कि किसान परेशान है, वो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा है। आप चले जाओ गांव में, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जी के हिसाब से जो बड़े मुद्दे हैं वो वाकई बड़े जनता से जुड़े मुद्दे हैं। महंगाई बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो सबसे बड़े मुद्दे अध्यादेश है। और उस अध्यादेश के अलावा आप किसी और बात पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। उसी पर आपके नेता वहां जहां पटना में मीटिंग होती है छोड़ करके वापस चले जाते हैं, पूरी करके रुकते नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुद्दे क्या अलग अलग हैं? और क्या इन कॉमन मुद्दों पर, जिसे हमेशा राजनीतिक पार्टी कहती है कि सबसे मजबूत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर विपक्ष एक साथ आ पाएगा? और देखिए, आपने कहा कि अलग अलग पार्टी जब बैठ रही है, सबके अपने मुद्दे भी हैं और देश के मुद्दे भी हैं। हमारे लिए ऑर्डिनेंस बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के जरिए संवैधानिक पीठ के फैसले का अपमान किया गया, दिल्ली के जनमत का अपमान किया गया और साथ में फेडरल स्ट्रक्चर का भी अपमान किया। ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, उसकी साजिशों की पर्दाफाश करना है। और साथ में आज जितने भी देश में जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों चर्चा करना। अभी कह रहे थे बड़े बड़े नेता, इनके प्रधानमंत्री कहते थे फकीर हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट पे चढ़ते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आज जब ये विपक्ष बैठेगा, उन सभी मुद्दों में चर्चा होगी। एक सीएमपी बनेगा, कॉमन प्रोग्राम बनेगा, फिर लड़ा जाएगा। क्योंकि ये बार-बार कह रहा हूं, ये आंदोलन से उठी हुई पार्टी हैं और ऐसे में आपसे तो ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि महंगाई का मुद्दा हो तो आप सबसे पहले सड़क पर आ जाएं। लेकिन अध्यादेश पर आप हैं, लेकिन महंगाई पर नहीं। क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है। अध्यादेश महंगाई छोटा मुद्दा है। पहले ही कहा कि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचे, संविधान बचे। मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से है? लेकिन आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से? दिल्ली के अलावा आप और कुछ नहीं सोच रहे? ऑर्डिनेंस कोई दिल्ली का मसला नहीं है। जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया, ये देश में किसी भी स्टेट में आ सकता है। बड़ा तो मुद्दा इसलिए बचाने की लड़ाई है। बड़ा मुद्दा लोकतंत्र को बचाना है। फिर आप दूसरी तरफ चले गए, फिर चले गए। हमने कहा बड़ा मुद्दा लोगों से जुड़ी हुई महंगाई है या फिर अध्यादेश है? मैंने कहा ना, सारे मुद्दे बड़े हैं। अगर आप संविधान विरोधी काम करेंगे, वो भी नहीं करने देंगे। नेता ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की महंगाई को लेकर। आपके लिए मुद्दा अध्यादेश बड़ा है या महंगाई बड़ा है? आपने उस यात्रा को पढ़ा? खाली महंगाई के लिए करी? उन्होंने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए करी, क्या नाम, बेरोजगारी को हटाने के लिए करी, महंगाई को हटाने के लिए करी, संविधान को बचाने के लिए करी। एक सहयोगी, उनके लिए बड़ा मुद्दा अध्यादेश है। आपके लिए मुद्दा बड़ा अध्यादेश है या महंगाई? किसी के लिए कोई मुद्दा बड़ा हो, सब लोग अपने अपने मतभेद रख करके एकजुट होंगे, मतभेदों को खत्म करेंगे और सारे मुद्दों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को नहीं रहने देंगे। लोकतंत्र में लोकशाही की चलनी चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा के लोग मारने की बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ सब लोग लड़ेंगे। मुद्दा वो भी है, मुद्दा महंगाई भी है, मुद्दा बेरोजगारी भी है और मुद्दा चीन के राष्ट्रपति, जो हत्यारा राष्ट्रपति है 20 जवानों का हमारे, उसको ये जो चाय पिलाते हैं ना झूल झूल करके, मुद्दा वो भी है। सुधांशु जी, इसी का फायदा क्या लग रहा है आपको? यही स्कोप आपको नजर आ रहा है बीजेपी को कि ये लोग किसी एक मुद्दे पे साथ नहीं आ पाएंगे और कुछ मुद्दों पे अलग अलग जाएंगे? ये मुद्दों पे साथ है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने भी देख लिया, इन्होंने, सही बात है, राजस्थान सरकार ने अप्रैल के महीने में, यानी जब चुनाव से 6 महीना पहले रह गया, इस बजट में 25 लाख कर दिया है बढ़ा के। वही मैंने कहा, पूर्व में तो मुझे ध्यान था कि ऐसा नहीं था। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अरे भाई 6 महीना पहले, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय नहीं लाए, आप चुनाव के समय कर दिए कि अब अगली सरकार आगे देखेगी कि क्या होना है 25 लाख का। अब मैं इसका जवाब देता हूं। जो आपने बात कही, ये लोग एक हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके मुद्दे भी बड़े कॉमन हैं। देखिए 23 जून को पटना में बैठक हुई जिसमें सब लोग कॉमन एजेंडा पे आके बात करने लगे, मगर 23 जून को प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। वहां पे अगर आप देखें तो उस समय भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या होना था, चाहे जी कंपनी के द्वारा उस जहाज का इंजन भारत में बनना हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स आने हो, प्रीडेटर ड्रोन, यानी डिफेंस डील हो रही थी भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए। 23 जून को इन सारे लोगों का भी एक मीटिंग हो रही थी पटना में, उसमें भी एक डिफेंस डील थी। क्या डिफेंस डील थी? एक आए कोयला और 2G घोटाले वाले,
एक आए शराब घोटाले वाले, एक आई भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और बैठ गए अध्यक्षता में चारा घोटाले वाले में। तो अपने अपने घोटालों की डिफेंस की डील उन लोगों ने वहां बैठ वक्त की कमी है। अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट आपका चलते चलते। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुधांशु जी हर मुद्दे को ले जाके 1970 में 1950 में जाके, अरे भैया 2023 जून की बात कही, और आप भी पीछे रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या? मैंने 23 जून, भदौरिया जी रहने दीजिए, आपसे पूरब का सवाल पूछता हूं, आप पश्चिम चले जाते हैं। वक्त की बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।